Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएचसीएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है ये मार्च 2024 से। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जनरल स्टडीज के लिए अवेलेबल है। आप वेबसाइट विजिट कर लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। इसमें आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं जहां आप टेस्ट दे सकते हैं, और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 61 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 62 अभी डिस्कस करेंगे। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? जो एस्टेरॉइड्स हैं वो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में मध्य पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? एस्टेरॉइड, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है? सेरेस। सेरेस है ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। और ये एक बौना ग्रह भी है, लेकिन एक तरीके से एक चट्टान का अनोखा टुकड़ा है ये, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट में ये सबसे बड़ा पिंड है। अब इसका जो नाम है किस पे पड़ा रखा हुआ है? सेरेस का नाम है, जो ये रोमन गॉडेज है उसके नाम पे रखा हुआ है। सेरेस रोमन देवी है एक, उनके नाम पे रखा हुआ है ये क्षुद्र ग्रह का नाम। देखिए, जब चंद्रयान पे शिव शक्ति पॉइंट हम रखते हैं उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट है, तो उस पे कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन ये इस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये भी रोमन गॉडेज के नाम पे है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक्सरसाइज नसीम अल बहर इज ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये एक्सरसाइज है नसीम अल बहर, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी और दूसरे कौन से देश के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है? हम बात, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नसीम अल बहर। ये इंडिया और ओमान के नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई है। कहां पे हुई है ये? गोवा में। गोवा का जो कोस्ट है इंडियन ओशन में, वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है। एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में इस तरीके का पूछ लिया जाता है, जो रिसेंट एक्सरसाइज होती है उनका। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इनकरेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। राज्य और उनकी कैपिटल, राजधानी। नागालैंड की कोहिमा, कोहिमा सही है। मेघालय शिलोंग, ये भी सही है। मणिपुर आइजोल, आइजोल है, ये मणिपुर की कैपिटल नहीं है। आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है, मणिपुर की नहीं है। तो मणिपुर की कौन सी है? इम्फाल। इम्फाल है, ये मणिपुर की राजधानी है। सिक्किम गंगटोक, ये सही है, हमसे गलत पूछा था। सी इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं सबकी कैपिटल, और जो ये पूरा पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी में, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इनकी राजधानी और कौन सा स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और स्पेशली जो इंटरनेशनल बाउंड्री है म्यांमार के साथ, इधर भूटान और नेपाल के साथ, और इधर पश्चिम बंगाल के साथ, इधर पश्चिम बंगाल के साथ, और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ। ये जरूर आप मैप में देख के और याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बना लिया जाता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। With reference to India's 8 core sector industries, which core industries products is given the highest weightage among core industries? भारत में मेनली जो मुख्य
इंडस्ट्रीज हैं वो 8 मेजर सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं। अब ये जो मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज किसको, सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, ये पूछा है हमसे। इसको हम डिस्कस करें इससे पहले एक दो चीजें इसका बैकग्राउंड जरूर देख लेते हैं, ताकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। एक तो जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका इंडेक्स आता है, उसको कहा जाता है आईसीआई। आईसीआई कहा जाता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। और ये हर मंथ, हर महीने प्रिपेयर किया जाता है ये। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है ये जो ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर का, वो रिलीज करता है। इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और जो एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आईसीआई का इंडेक्स है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स हर महीने तैयार होता है। ये कौन तैयार इसको रिलीज करता है? जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और ये किसके ऑफिस का इकोनॉमिक एडवाइजर है? डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका बेस ईयर क्या है, जो इंडेक्स आता है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, उसका बेस ईयर क्या है, तो इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, बेस ईयर इंडस्ट्रीज का। इसमें जो पब्लिश करता है इसका कंपाइलेशन, एक तो ये डेटा तो ये जारी करता है, लेकिन इसका एक मंथली कंपाइलेशन भी पब्लिश होता है, और वो मंथली कंपाइलेशन पब्लिश करता है सीएसओ, जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वो इसका मंथली पब्लिकेशन रिलीज करता है। अब हम इन 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा है वो पेट्रोलियम को वेटेज दिया गया है 28.04%। और पेट्रोलियम के बाद इसमें दूसरे नंबर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है 19.85%। और इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो इसमें दिया गया है वो स्टील इंडस्ट्रीज है। स्टील का लगभग 18% है, 18%। और इसके बाद में जो वेटेज है वो कोल इंडस्ट्री को दिया है। कोल इंडस्ट्री का लगभग 10.3% है। तो और कोल के बाद में फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इस तरीके से है। आप टॉप 5 याद रखिए, ये सफिशियंट है। तो पेट्रोलियम को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसरो के इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो एस सोमनाथ थे। एस सोमनाथ की जगह अब इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है वी नारायणन को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी है, पर्सनैलिटी इन न्यूज। ये इसका करेक्ट आंसर है, वी नारायणन। नलिन प्रभात कौन है? नलिन प्रभात का भी 2-3 महीने ही हुए हैं, अपॉइंटमेंट हुए इनका भी। नलिन प्रभात रहे हैं ये डीजीपी है, बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के। संजय मल्होत्रा, ये संजय मल्होत्रा का भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अभी आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा। के संजय मूर्ति है ये कैग अपॉइंट किए गए हैं, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, वो के संजय मूर्ति को बनाया गया है। तो ये चारों के नाम ध्यान रख लीजिएगा। इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन। और ये ऑलरेडी पहले इसरो का जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम है उस सेंटर के डायरेक्टर थे वी नारायणन। और इन्होंने 2 साल की अवधि के लिए बनाया है इनको। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। देखिए, वीडियो तो आप लोग रोज रेगुलर देखते हैं, लेकिन एक चीज, खैर वो तो आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन 46% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं
और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। इसमें तो कुछ लगता भी नहीं है, कोई फीस भी नहीं है इसकी, तो आप प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, आप जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। कश्मीर घाटी व काठमांडू घाटी किन हिमालयों के मध्य स्थित है? कश्मीर वैली और काठमांडू वैली, ये हिमालय की कौन सी रेंज है, उनके बीच में है। कश्मीर वैली और काठमांडू वैली ये ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। जो ग्रेटर हिमालय है, ट्रांस हिमालय के नीचे ग्रेटर हिमालय, और फिर लघु हिमालय के बीच में पड़ती हैं ये दोनों घाटियां। लघु हिमालय का आपको ध्यान में होगा, हमने पढ़ा हुआ है, ये लघु हिमालय जिसको निचले हिमालय की श्रृंखला भी कहते हैं, या फिर इसको जो एक तरीके से, ये कहाँ पे है लघु हिमालय? लघु हिमालय इसके ऊपर तो आता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और ये है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, और इसके नीचे आता है, ऊपर तो ग्रेटर हिमालय और इसके नीचे है शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज है, और ऊपर महान हिमालय, और ये बीच में है लेसर हिमालय, मिडल हिमालय, लघु हिमालय, ये है। तो यहाँ पे ग्रेटर और लेसर के बीच में है कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी। रूपकुंड लेक, रूपकुंड लेक being impacted by climate change and as a result is shrinking annually is situated in which of the following state UT? रूपकुंड लेक का पूछा है, ये कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, और ये चर्चा में है अभी। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हर साल सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, ये लेक सिकुड़ती जा रही है। ये कहाँ पे है, हमसे यही पूछा है। रूपकुंड लेक है, इसको लेक ऑफ स्केल्टन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक ऑफ स्केल्टन्स। ये एक ग्लेशियल लेक है एक्चुअल में, और ये उत्तराखंड में है। जो हिमालय का रीजन है गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में, उसका उसमें है ये ग्लेशियर लेक है, इसको लेक ऑफ स्केल्टन भी कहते हैं। और यहाँ पे एक माउंट त्रिशूल है, गढ़वाल हिमालय में है माउंट त्रिशूल, वहां पे है ये लेक एग्जैक्ट। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे सिलेबस में है। बेरोजगारी दर से आपका क्या तात्पर्य है? बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर से तात्पर्य है, बेरोजगारी है ये, इसमें किसी कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्रेजेंट में जो भी लेबर फोर्स है, श्रम बल है, उसमें शामिल व्यक्तियों में से जो बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है, वो है बेरोजगारी। इसकी गणना कैसे की जाती है बेरोजगारी की? तो बेरोजगारों की संख्या बटा इसमें डिवाइड किया जाता है जो लेबर फोर्स है, श्रम बल, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद में लेबर फोर्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बेरोजगारी दर निकलती है। हेड काउंट रेशियो का संबंध है, हेड काउंट रेशियो का संबंध इनमें से किससे है? देखिए, हेड काउंट रेशियो है, इसका संबंध हमसे पूछा है कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है निरपेक्ष गरीबी से। हेड काउंट रेशियो का संबंध निरपेक्ष गरीबी से है। गरीबी क्या? पुअर्टी। टाइप ऑफ पुअर्टी में दो तरह की पुअर्टी होती है, एक तो, वैसे तो इस पे आपको अलग से डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा नेक्स्ट विद इन ए वीक, जो इकोनॉमी के चैप्टर बचे हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। पॉवर्टी के दो टाइप है, रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? सापेक्ष गरीबी, और ये निरपेक्ष गरीबी। तो रिलेटिव सापेक्ष गरीबी और ये निरपेक्ष गरीबी है। सापेक्ष गरीबी क्या होती है?
किसी भी देश की आय असमानता के स्तर को चिन्हित किया जाता है। सापेक्ष गरीबी किसी भी देश की जो इनकम है उसमें जो इनइक्वलिटी है उसका लेवल है उसको चिन्हित किया जाता है सापेक्ष गरीबी। एक औसत व्यक्ति का जो जीवन है उस जीवन स्तर को आधार मान के और उसकी तुलना अर्थव्यवस्था में जो और लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर से करने को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। मतलब एक कोई एवरेज व्यक्ति है उसके जीवन को बेस मान लिया जाता है। कोई भी एवरेज लाइफ उसको बेस बनाकर बाकी लोगों का जो लाइफ है उससे उसकी कंपैरिजन करते हैं तो उसको कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। और एक क्वेश्चन जो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, सापेक्ष गरीबी की गणना रिलेटिव पॉवर्टी को किससे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है लॉरेंज कर्व से। लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज कर्व से। और एक और है गिनी गुणांक, गिनी गुणांक और लॉरेंज कर्व, इनसे गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व सापेक्ष गरीबी को इसकी गणना की जाती है। लॉरेंज कर्व के बारे में लॉरेंज कर्व को है जो मैक्स और लॉरेंज ने विकसित किया था 1905 में। 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने इसको डेवलप किया था। लॉरेंज क्या है, जनसंख्या और जो इनकम है उसके बीच में जो असमान संबंध है उसको प्रस्तुत करता है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज जनसंख्या तथा जो आय वितरण है उसके मध्य में जो असमानता है या इनइक्वलिटी है उसका जो रिलेशन है उसको प्रस्तुत करता है लॉरेंज कर्व। इसको और डिटेल में बताया जाएगा आपको। दूसरे हम ये तो हो गई सापेक्ष गरीबी। दूसरा जो एब्सोल्यूट गरीबी है जिसको निरपेक्ष गरीबी कह रहे हैं, इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति के पास में जो बुनियादी है मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ पानी, इसका अभाव रहता है, ये नहीं मिल पाते हैं। जो बुनियादी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है इंसान के पास, वो निरपेक्ष गरीबी है, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और निरपेक्ष गरीबी का अनुमान भारत में गरीबी की रेखा से लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना बीपीएल, बिलो द पुअर्टी लाइन, तो गरीबी रेखा से लगाया जाता है। और इसका 2015 में जो नीति आयोग है उसने गरीबी गणना का आधार निरपेक्ष गरीबी को स्वीकार किया था, स्वीकार करके ही किया था। जो गरीबी है उसकी गणना 2015 में जो नीति आयोग बना था उसने निरपेक्ष गरीबी को बेस मान के किया था। हमसे पूछा है ये हेड काउंट रेशियो, तो ये निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत तो पॉवर्टी के बारे में समझ में आया होगा, बाकी जब डिटेल में पढ़ेंगे जब आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए अभी टाइम है एग्जाम में, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फिर वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई तो कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं होता। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर एग्जाम क्लियर होने के चांसेस 100% नहीं होते हैं। रिवीजन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का सबसे अच्छा काम है। आप पढ़िए और जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन जरूर कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, नॉलेज भी बूस्ट होगा और इसका 100% आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट है, असत्य है? फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? संविधान में इनका प्रावधान भाग 3 में 3rd में दिया हुआ है। जो पार्ट 3rd है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। हमसे गलत पूछा है। ये अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित है। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी जो प्रकृति है वो नेगेटिव है। क्यों कह रहे हैं हम ये नकारात्मक प्रवृत्ति होती है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से दूसरे से किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते, मतलब इसमें कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये किसी पे कोई कर्तव्य नहीं थोपते, ये किसी से अपेक्षा नहीं करते सिवाय उनके सम्मान के। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि भाई आप हमारा सम्मान कीजिए और वो आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहे, कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं कि एक दूसरे का सम्मान कीजिए। एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, एक दूसरे की जो भी चीजें हैं तमाम, उसकी किसी भी तरीके की कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, लाइफ, जो भी उनका सम्मान कीजिए, लेकिन दूसरों पर कोई कर्तव्य नहीं थोपते हैं।
और नकारात्मक अधिकारों में जैसे नागरिक है, सिटीजन है, या जो राजनीतिक अधिकार है वो शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है फिर इसको, जब इसमें नागरिकों के और राजनीतिक अधिकार शामिल होते हैं, जब ये नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार है, अभी प्रेजेंट में 7 नहीं है, 6 मौलिक अधिकार है। ओरिजिनल जो बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो बनाया था, उसमें 7 ही थे, 7 ही मौलिक अधिकार थे। बाद में इसको हटाया एक को, जो मूल रूप से संविधान में 7 मूल प्रावधान थे, लेकिन बाद में इसको जो अमेंड किया है 1978 में, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया था और फिर एक कानूनी अधिकार बना दिया था। और राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स में आती थी उसको हटा के और इसको जोड़ दिया ये संविधान के भाग 12 में, और 12 में भी ये आर्टिकल 300A में कर दिया है। अब उसको एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया है। अभी प्रेजेंट में केवल 6 ही फंडामेंटल राइट है। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आर्टिकल 19 से और 22 में है। और तीसरा कौन सा है फिर हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद में इसमें आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और फिर 5वां है इसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। और छठा है फिर इसमें आर्टिकल 32, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अभी 6 अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां से डी इसका सही आंसर है। हाल ही में समाचारों में रहे कादर स्वदेशी जनजाति समुदाय का संबंध किससे है? अभी रिसेंटली ये चर्चा में है। कादर, कादर ये इंडिजीनियस ट्राइब है, जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, जो उसमें आता है कादर, कादर स्वदेशी जनजाति समुदाय। अब इनका संबंध किससे है ये पूछा गया है हमसे। देखिए कादर है ये मेनली साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में भी देखे तो ये केरल और तमिलनाडु के जंगलों में ये पाए जाते हैं ज्यादातर। इनका नाम जो कदर है या कादर है, कदर या कादर, ये कहां से लिया है? इसका तमिल से लिया है। तमिल का एक वर्ड है काडू, वहां से लिया है ये। और मलयालम में आप जानते हैं, मलयालम में कदर कादर क्या किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं, जिनका पर्यावरण के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है उनको कहते हैं। ये जो ट्राइब है ये स्पेशली जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के जो पर्यावरण है, जंगल है, उसके लिए काफी काम करती है। एक तरीके से इनको रक्षक कहा जाता है। यहाँ वेस्टर्न घाट में जो जंगल है उनके संरक्षक माना जाता है। केरला से और तमिलनाडु से इनका संबंध है, अभी चर्चा में है। ये बी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ जंगल वगैरह के लिए काम कर रहे थे, अभी काफी चर्चा में रहे। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? परिसीमन आयोग, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? परिसीमन आयोग है, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश परिसीमन आयोग की अध्यक्षता करता है। ये काफी चर्चा में रहा है, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा चर्चा में रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जब चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन, तो उस टाइम पे लगभग 800 के आसपास हो सकता है टोटल कंट्री में सीट हो जाए एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। वो परिसीमन के थ्रू ही होता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में कहीं का एरिया किसी में जोड़ना, किसी का एरिया किसके साथ रहेगा,
कौन सा कोई नया एरिया बनाना, इस तरीके का परिसीमन आयोग का काम रहता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं वो। हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी चर्चा में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कौन से राज्य में है? ये हरियाणा में है। और कुछ एरिया इसका दिल्ली में भी टच होता है। हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम उधर है ये। और ये चर्चा में था अभी। इस तरीके के क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार हमसे। द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? द ग्रेट रिबेलियन मॉडर्न हिस्ट्री में से कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है। द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इस पुस्तक को। महान विद्रोह किसकी पुस्तक है? ये अशोक मेहता की पुस्तक है। 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में है कि जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो सब इस बुक में लिखा है। बी करेक्ट आंसर आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लीसा मिशन aim to detect and study gravitational waves by putting 3 spacecrafts into the Earth's orbit is a collaborative initiative of which of the following space agencies? सबसे पहले हमें समझना है लीसा मिशन के बारे में पूछा है। दूसरा, इसका एम क्या है? ये जो लीसा मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? एक तो ये डिटेक्ट करेगा, पता लगाएगा, और दूसरा स्टडी भी करेगा, अध्ययन भी करेगा। तो लीसा मिशन क्या करेगा? अध्ययन करेगा, पता लगाएगा किस चीज का? ग्रेविटेशनल वेव्स, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं उनका अध्ययन करेगा, उनका पता लगाएगा। कैसे लगाएगा? इसने 3 स्पेसक्राफ्ट ये कहां पुट किए हैं? पृथ्वी की कक्षा में। तो अब हमसे पूछा है इसने 3 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में तो इसने पुट किए हैं, लेकिन ये कौन सी एजेंसी का मिला जुला ये इनिशिएटिव है? कोलैबोरेटिव मतलब एक से ज्यादा लोगों का इनिशिएटिव है, कंपनीज का इनिशिएटिव है, एजेंसीज का इनिशिएटिव है, ये पूछा है। ये सबसे ज्यादा तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये इस तरीके का पहला है, और जो पहला होता है वो इस तरीके का वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीसा मिशन पहला है इस तरीके का जो कोई एक्सप्लोर करेगा फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्रेविटी, ब्लैक होल्स, और वो भी स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में पुट करके। और ये जो स्पेसक्राफ्ट हैं ये ट्रायंगुलर पुट किए जाएंगे। 1.6 मिलियन माइल्स ईच साइड, ये तीनों साइड इतना रखा जाएगा 1.6 मिलियन माइल्स का। 1.6 मिलियन माइल्स इतनी डिस्टेंस पे इनको रखा जाएगा, तीनों स्पेसक्राफ्ट हैं इनको। और फिर ये पृथ्वी का जो ये ग्रेविटेशनल है इसको डिटेक्ट करेंगे, स्टडी करेंगे। और ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर रही है। अब अगर हमसे पूछ लिया गया कि ये मिशन कब इसको लॉन्च किया जाएगा, तो ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2030 में, मिड 2030 में, 2030 में, और वो भी अप्रैल के बाद। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पूछा है, ये कब पारित किया था, कौन से साल में इसको पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये पारित हुआ था 1878 में, 1878 में, और लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था। जो लिटन थे, लॉर्ड लिटन, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बाद में 1882 में, 1882 में रिपन ने इसको खत्म किया था। लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, पत्रकारों पे पाबंदी
ये है। यूनिक्स का पूर्ण नाम क्या है? यूनिक्स की फुल फॉर्म पूछिए हमसे। यूनिक्स है एक तो यूनिक्स, और फिर बन गया ये, नहीं ये था पहले, शुरू में UNICS था और बाद में बन गया यूनिक्स। आजकल जो यूनिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले हुआ करता था ये यूनिक्स, और अब ये यूनिक्स इस तरीके से हो गया। तो हमसे यूनिक्स का पूर्ण नाम पूछा है, ये इसलिए बताया था कि आप ये जो फुल फॉर्म बताएं तो कंफ्यूज ना हो। यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता है, शोध की वैज्ञानिक जो विधि है उसकी क्या विशेषता है? देखिए, किसी भी समस्या को एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध या फिर जो कोई वस्तुनिष्ठ तरीका है उस तरीके से सुलझाने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसको वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो ऐसी क्रियाएं, वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिसके माध्यम से जो एक व्यवस्थित रूप से किसी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है, वो होती है वैज्ञानिक विधि। अब वैज्ञानिक विधि में क्या है? अनुभववाद है वैज्ञानिक विधि में, ये सही है। इसके अलावा वैज्ञानिक विधि में वस्तुनिष्ठता भी है, सुव्यवस्थित भी होना चाहिए, क्योंकि पूरा व्यवस्थित रूप से किसी समस्या का समाधान ही वैज्ञानिक विधि है। इसमें गोपनीयता वैज्ञानिक विधि में जरूरत नहीं है, और ना ही इसमें कोई सुरक्षा से संबंधित है। आप समाधान ढूंढ रहे हैं, भविष्य सूचक भी, फ्यूचर को ध्यान में रखने के भी समाधान हो। 1 2 3 एंड 6 ये इसका शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। 1 2 3 एंड 6। वेबसाइट जरूर विजिट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी, और रिवीजन भी अब शुरू करवाएंगे, तो रिवीजन के भी जो इंडिविजुअल टॉपिक पे रिवीजन करवा रहे हैं तो उसके भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे। परिवेश 2.0 पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिवेश 2.0 पोर्टल, परिवेश 2.0 पोर्टल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डिजाइन, अपडेट और रखरखाव किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। जो परिवेश 2.0 है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का ही है। ये एक्चुअली एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही इसका नोडल एजेंसी है। और अभी वैसे तो इसका शुरुआत 2018 में की थी, 2018 में, लेकिन अभी 2.0 लॉन्च किया गया है। और इसका परिवेश का अर्थ क्या होता है? परिवेश है, इसका अर्थ होता है इंटरेक्टिव और वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब द्वारा प्रोएक्टिव रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन, यह है परिवेश। परिवेश, इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। इंटरेक्टिव और वर्चुअल एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब द्वारा ये प्रोएक्टिव रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन, यह पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, तटीय विनियत क्षेत्र मंजूरी आदि के लिए एकल सिंगल विंडो प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी कोई राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही ऊपर आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाता है, और भी आप एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।